हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोग है क्लासिक स्टडी सेंटर में। हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स, जिसमें हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में देख लिए थे किस प्रकार ये काम कर रही थी। अब हम देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल को हम देखेंगे बारी बारी करके। तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिसको आप लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। क्या है की पॉइंट? आप लोग इसमें देखेंगे कि कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल है, जिसमें पहला आप देखेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन आता है प्रथम गवर्नर जनरल, अगर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, वहीं अगर पूछे अंतिम गवर्नर जनरल तो क्या कहेंगे? अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर या प्रथम गवर्नर जनरल, ये है वारेन हेस्टिंग। अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछे, अंतिम गवर्नर फिर भी वारेन हेस्टिंग होगा, या गवर्नर जनरल पूछे फिर भी वारेन हेस्टिंग होगा। कन्फ्यूजन दूर रखेंगे, आगे चलेंगे। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम है तो विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। अच्छा, इसी प्रकार हम देखेंगे ये अंतिम है विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल। तो अब जो पद होगा वो होगा, वो क्या होगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब भारत में हो गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो भी होगा विलियम बेंटिक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, वो है कैनिंग। कौन है? कैनिंग। अच्छा, वही भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो उसमें भी कैनिंग होगा। ठीक है जी, इस चीज़ को नोट कर लेंगे और बार बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे कि भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, या पहले देखेंगे भारत का अंतिम वायसराय तो माउंटबेटन। और वहीं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। ठीक है जी। अच्छा, वहीं अगर पूछे जो स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर, यहाँ पर लेंगे स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये आपको याद ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम लोग अब देखेंगे, अब हम लोग का होगा बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर में सबसे पहला है रॉबर्ट क्लाइव। इसका कार्यकाल देख लीजिए 1757 से 60 तक। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 60 तक, ये इनका कार्यकाल है। इन्होंने भाई क्या क्या काम किया? अब इन्होंने जो काम किया ना, इस काम को जो ना बारीकी से आप देखेंगे कि कैसे कैसे काम किया, यही एग्जाम में आता है। इस की पॉइंट को हम लोग करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आरकोट की घेराबंदी और विजय, आरकोट की घेराबंदी और विजय कब किया? 1751 में। इसीलिए इसे हीरो ऑफ आरकोट कहा जाता है, हीरो ऑफ आरकोट कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हीरो ऑफ आरकोट। ठीक है, आरकोट का विजय किया। आगे चलते, घेराबंदी कर लिया। चलिए, इस प्रकार आप देखेंगे प्लासी के युद्ध में कंपनी के तरफ से नेतृत्व किया। किसके तरफ से? प्लासी के युद्ध में कंपनी के तरफ से ये नेतृत्व किया। प्लासी का युद्ध आपको पता ही है। अच्छा, कंपनी के तरफ से इलाहाबाद की संधि, किसके तरफ से? कंपनी के तरफ से इलाहाबाद की संधि में भाग लिया, इलाहाबाद की संधि में भाग लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कंपनी के तरफ से इलाहाबाद की संधि में भाग लिया। अगला, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक? 1765 से 72 तक। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 72 तक लागू किया रॉबर्ट क्लाइव। आगे चलते हैं, राजस्व वसूली के लिए इन्होंने क्या किया? राजस्व वसूली के लिए, राजस्व वसूली के लिए दीवान नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया भैया? दीवान। राजस्व वसूली के लिए दीवान नियुक्त किया। इसके साथ देखेंगे, और दीवान जो नियुक्त किया ना, तो दीवान के पद पर अलग अलग जगहों के अलग, जैसे कि बंगाल में दीवान पद पर इन्होंने किसको नियुक्त किया? तो इन्होंने उप दीवान नियुक्त किए थे। जिस जो बंगाल का उप दीवान कौन था? मोहम्मद रजा खां। याद करेंगे, क्वेश्चन आता है। उसी तरह बिहार का उप दीवान कौन था जो राजस्व वसूली करता था? राजा सिताब राय। उसी तरह उड़ीसा का उप दीवान राय दुर्लभ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव से मेरा यही प्रमुख पॉइंट था, प्रमुख पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब आगे देखेंगे कि आगे हम लोग के कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, अब किसके अधीन पड़ेंगे, कंपनी के अधीन। तो कंपनी के अधीन में देखेंगे कि अब मेरा आ जाएगा वारेन हेस्टिंग। कौन आ जाएगा, वारेन हेस्टिंग। अच्छा, इससे पहले भी अगर आप जानना चाहें कि इस बीच में कौन कौन आए, तो देखिए रॉबर्ट, जो आपका रॉबर्ट क्लाइव था ना, उसके बाद आया वेरेलास्ट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग इस सब को जो है ना, अभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स को। और जो कार्टियर है, वेरेलास्ट है, इन सब से ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, तो उन्होंने कोई खास काम भी वैसे किया नहीं। तो हम लोग पढ़ते हैं किसको, वारेन हेस्टिंग को। तो वारेन हेस्टिंग में देखेंगे कि इनका कार्यकाल, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 85 तक। कार्यकाल याद रखिए, 1772 से 85 तक। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, ठीक है जी, समाप्त किया। अच्छा, और क्या किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, किसको भैया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब राजस्व बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कर वसूलने के लिए, यानी टैक्स वसूलने के लिए चुंगी घर की स्थापना की। कौन सी घर, चुंगी घर की स्थापना की, टैक्स वसूलने के लिए। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पर चुंगी घर डाला, तो ढाका में, कलकत्ता में, हुगली में, मुर्शिदाबाद, उसी तरह पटना में भी, ठीक है, चुंगी घर इन्होंने डाला। अच्छा, उसके बाद हेस्टिंग के टाइम पे, वारेन हेस्टिंग के टाइम पे हम लोग देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग के टाइम पे, वारेन हेस्टिंग के टाइम पे 1773 में, कब, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। यही रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, याद रखेंगे। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार कलकत्ता में की गई, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। और उसके जो है ना प्रथम कौन थे, एलिजाबेथ थे। तो सब आपको याद होगा। आगे देखते हैं इसमें, प्रथम मदरसा जो है कलकत्ता कब स्थापित किया, 1881 में। तो वारेन हेस्टिंग ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापना किया 1881 ईस्वी में। और उसके बाद संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया 1782 में, कहाँ पर, बनारस में, ठीक है। और जो स्थापना किया किसके द्वारा किया गया, जोनाथन डंकन, यानी सॉरी, जो वारेन हेस्टिंग है इसके समय पर, थोड़ा उसको फिर से रिवाइज करेंगे। संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में 1782 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, जोनाथन डंकन के द्वारा। और किसके समय पर, वारेन हेस्टिंग के समय पर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि इन्हीं वारेन हेस्टिंग के ही टाइम पर एक आप ग्रंथ जानते होंगे, गीता। कौन सा ग्रंथ, गीता। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और किसने अनुवाद किया, चार्ल्स विल्किंस। किसने, चार्ल्स विल्किंस। ध्यान रखेंगे, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, चार्ल्स विल्किंस। अब अगला देखेंगे, संस्कृत व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद। तो उसको भी देख लेते हैं, जब गीता को देख लिए तो संस्कृत व्याकरण को भी देख लेते हैं। संस्कृत व्याकरण का अनुवाद किसने किया अंग्रेजी में, तो हॉलैंड। किसने किया, हॉलैंड ने। ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट हम लोगों का, एशियाटिक सोसाइटी। कौन सा, एशियाटिक सोसाइटी, जो कि बंगाल में स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल में स्थापना की गई थी, कब किया गया था, 1784 में। और किसने किया, विलियम जोन्स ने। किसने, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में बंगाल में की, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स से ये यही मेरा मुख्य पॉइंट था। अब अगला जो हम लोग का गवर्नर है वो है जॉन मैकफरसन, है ना, मैकफरसन है। तो जो मैकफरसन है उसका जो है ना कार्यकाल 1785 से 86 तक रहा, 1 वर्ष के लिए। तो ये अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो इनका कोई खास काम है नहीं, तो उनको भी हम लोग नहीं देखेंगे आगे। जब मैकफरसन के बाद, पूरा नाम है मैकफरसन, ठीक है ना, मैकफरसन। इनके बाद आ जाता है कॉर्नवालिस। कौन आता है, कॉर्नवालिस। तो हम देखेंगे कॉर्नवालिस को, कॉर्नवालिस ने कौन कौन से काम किए, इनसे क्वेश्चन आता है।
तो सबसे पहले देखेंगे कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक, इनका कार्यकाल भारत में 1786 से 93 तक रहा। और इन्होंने जो काम किया, कॉर्नवालिस कोड लाया। कौन सा? कॉर्नवालिस कोड, यानी कानून, अपना एक कानून लाया। क्या किया? कानून लाया, जिसे कहा गया कॉर्नवालिस कोड। क्या क्या? कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता। बात समझ में आया? कॉर्नवालिस संहिता, इसको याद रखेंगे, कॉर्नवालिस संहिता। इस कानून में क्या था भैया? ठीक है, इस कानून में इन्होंने अपने हिसाब से कानून लाया। अगला देखेंगे, अच्छा कानून कब लाया था? 1793 में, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला इनका कार्य है, इन्हें नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। की पॉइंट देखिए, नागरिक सेवा का जनक। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस। याद हो गया? अच्छा, उसी तरह पुलिस थाना की स्थापना एवं दरोगा की नियुक्ति भी किया भारत में। कहाँ पर? भारत में। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पुलिस थाना की स्थापना एवं दरोगा की नियुक्ति भी किया। अच्छा, और क्या किया? कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो क्या करते थे? ये अपना व्यक्तिगत व्यापार, खुद का भी व्यापार करते थे, उस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे देखेंगे, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी एवं जमींदारी प्रथा, एवं कौन सा? जमींदारी प्रथा। तो कौन सा? बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी प्रथा और जमींदारी प्रथा लागू कर दिया। कब? 1793 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त की जो योजना है, ये अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने लाई थी? जॉन शोर ने। कौन? जॉन शोर ने। अब अगला देखेंगे, कॉर्नवालिस के टाइम, कॉर्नवालिस जो है 1805 में इसकी शिमला में मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हो जाती है? शिमला में मृत्यु हो जाती है। ये जब दोबारा आते हैं ना, तो दोबारा आता है 1805 में, तभी इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक इसका कार्यकाल रहा। आप लोग देख चुके हैं, यहाँ फिर से देख लीजिए, 1786 से 93। तो अब जो 93 के, जब 93 में ये वापस गया, तो फिर से 1805 में आया था, जब इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब जो आएगा इन कॉर्नवालिस के बाद, ये आएगा हमारा जॉन शोर। कौन आएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन आएगा? ये आएगा जॉन शोर। जॉन शोर का कार्यकाल हम लोग देखेंगे 1793 से 98 तक रहा भारत में। इन्होंने भी काम किया। कौन से काम किया? भारत में, इसका जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, भारत में अहस्तक्षेप की नीति अपनाया। ठीक है, कौन सी नीति? अहस्तक्षेप की नीति अपनाया भारत में। उसके बाद खुर्दा की लड़ाई। कौन सा? खुर्दा की लड़ाई 1795 में किनके बीच हुआ? निजाम और मराठा के बीच में। किसके बीच में? इसी के समय में 1795 ईस्वी में निजाम और मराठा के बीच में खुर्दा की लड़ाई हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अच्छा, इलाहाबाद का विलय कंपनी साम्राज्य में कर दिया। किसका? इलाहाबाद का जो विलय है, इन इलाहाबाद को मिला लिया कंपनी के साम्राज्य में। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो हम लोगों का जॉन शोर से यही मुख्य पॉइंट था। 3 ही पॉइंट। आगे चलते हैं। जॉन शोर के बाद हम लोग का अगला जो गवर्नर है, वो है कौन? वेलेजली। कौन है? वेलेजली। चलिए देखिए तो वेलेजली को, वेलेजली का जो कार्यकाल है 1798 से 1805। ठीक है। अच्छा, सहायक संधि की जो पद्धति की शुरुआत की, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया? वेलेजली ने सहायक संधि की जो पद्धति है, इसकी शुरुआत कर दी। अच्छा, इसके तहत, अब देखिए इसके तहत क्या होगा? अब सहायता से या जिस भी तरह क्या करे, कंपनी के साम्राज्य को बढ़ाया जाएगा। तो सहायक संधि के तहत 1798 ईस्वी में हैदराबाद को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया। 1799 में मैसूर एवं तंजूर को मिला लिया। उसी तरह 1801 में अवध और मराठा को मिला लिया। और 1803 में बरार भोसले और सिंधिया, किसको? बरार भोसले और सिंधिया को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। बात समझ में आया? अच्छा, उसके बाद देखेंगे 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। किसकी? ईस्वी है 1800। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। बात समझ में आया? किसके समय पर? वेलेजली के समय पर। बात समझ में आया?
1803 ईस्वी में कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1803 ईस्वी में वेलेजली के टाइम में ही कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कब? 1803 ईस्वी में। इन्हीं के समय में देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखेंगे 1799 किनके बीच होगा? ये हो गया किसके? वेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है जी, वेलेजली और टीपू सुल्तान, बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग का जो होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर तो ये हो गया, इन्हीं के काल में हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। अब हम लोग का जो होगा गवर्नर के ही क्रम में और हो जाए वेलेजली के बाद अगला है हम लोग का कॉर्नवालिस। कौन है कॉर्नवालिस? 1805 में आएगा, क्योंकि देखिए 1805 में अभी क्या बोले, ये कार्यकाल 1805 में भी जस्ट पीछे बताए थे। कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई और उसे कहाँ दफना दिया गया? शिमला में। शिमला में दूसरा कार्यकाल के लिए आया था। अब तो उनको कॉर्नवालिस तो ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करेगा। तो अब हम देखेंगे किसको देखेंगे? जॉर्ज वारलो। ठीक है, जॉर्ज वारलो के देखेंगे। तो जॉर्ज वारलो का काम जो है, जॉर्ज वारलो का कोई खास काम था नहीं। ठीक है, तो जॉर्ज वारलो के लिए कोई खास काम है नहीं। तो जॉर्ज वारलो के बाद कौन आ जाता है? मिंटो प्रथम। तो हम लोग देखेंगे मुख्य पॉइंट मिंटो प्रथम को। ठीक है, देखिए मुख्य पॉइंट आपको करवा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 तक रहा। अच्छा, 1807 से 1813 तक मिंटो प्रथम का कार्यकाल रहा। तो इन्होंने भी कुछ काम किए, जिसमें प्रमुख काम इसके हैं। 1809 में अमृतसर की संधि हुई। 1809 में किसकी? अमृतसर की संधि। तो इस संधि किसके बीच हुआ? चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह। ठीक है, किसके किसके बीच? चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के समय में 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ। कौन सा? चार्टर एक्ट। तो इस दो पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच मिंटो प्रथम के समय हुआ और 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ। आगे देखेंगे, आगे हम लोगों का जो मिंटो प्रथम है, इसके बाद आ जाता है किसका? है हेस्टिंग। कौन आ जाएगा? हेस्टिंग। हेस्टिंग आ जाएगा। तो हेस्टिंग को देखेंगे 1813 से 1823 ईस्वी तक। तो हेस्टिंग का कार्यकाल ध्यान रखेंगे 1813 ईस्वी से लेकर के 1823 ईस्वी तक। बात समझ में आए? इन्होंने क्या क्या काम किया उसको हम देख लेते हैं एक नज़र में। तो फॉरवर्ड पॉलिसी, कौन सा? फॉरवर्ड पॉलिसी, या इसी को बोलते हैं प्रसारवादी नीति को अपनाया। ठीक है जी, जो हेस्टिंग है जिन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी या प्रसारवादी नीति अपनाया। अच्छा, इन्हीं के समय पर आंग्ल नेपाल संघर्ष हुआ, युद्ध भी बोल सकते हैं। आंग्ल नेपाल संघर्ष कब हुआ? आंग्ल नेपाल संघर्ष 1814 से 16 के मध्य हुआ। जिसमें हुआ क्या, एक तरफ अमर सिंह थापा थे, गोरखा सैनिक रेजिमेंट जिसको बोलते गोरखा सैनिक की ओर से अमर सिंह थापा थे, और दूसरी तरफ जो अंग्रेजी कंपनी की ओर से, अंग्रेज के तरफ से गिलेप्सी, मिलिक्स, गार्डनर, ओक्टर, लोनी, ये सब थे। ठीक है, गार्डनर के एक और व्यक्ति थे, ठीक है ना, गार्डनर, ओक्टर, लोनी और गिलेप्सी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये कंपनी की ओर से था। किसकी ओर से? कंपनी की ओर से था। कोई दिक्कत है? अच्छा, और दूसरी तरफ गोरखा से गोरखा की तरफ से अमर सिंह थापा। गोरखा आप जानते ही हैं। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि ये जो गोरखा सब थे ये हार गए। क्या हो गया? हार गए। और जब ये हार गए, आंग्ल नेपाल जो संघर्ष हुआ 1814 से 16 के बीच, इसमें गोरखा सब हार गए। अब हारने के बाद हुआ क्या कि सुगौली की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ। क्या हो गया? सुगौली की संधि, याद रखेंगे। सुगौली की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है जी, याद रखेंगे। तो आंग्ल नेपाल संघर्ष किस संधि के तहत समाप्त हुआ? सुगौली की संधि के तहत समाप्त हो गया। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। मराठों का सहयोगी, जो मराठे हैं, उनका सहयोगी पिंडारी था। और पिंडारी के जो प्रमुख नेता थे वो थे वासिल, ठीक है, वासिल मुहम्मद तथा चीतू और करीम खां। तो वासिल मुहम्मद, इसको ध्यान रखेंगे, वासिल मुहम्मद, ठीक है। उसके बाद चीतू थे,
और करीम खान कौन थे? वासिन मोहम्मद चीतू और करीम खान पिंडारियों के प्रमुख नेता यही थे। इनका दमन कर दिया। ठीक है, कौन दमन किया भाई? तो दमन करेगा कौन? हेस्टिंग। कौन कर देगा? हेस्टिंग। अच्छा आगे चलते हैं। अगला इन्हीं के समय पर हुआ क्या? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। कौन सा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब से कब तक? 1817 ईस्वी से लेकर के और 1818 ईस्वी के मध्य, यानी 1817 ईस्वी याद रखेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें क्या हुआ? किनके मध्य हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? तो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य एक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। ठीक है, 1817 से 18 ईस्वी तक। इसमें क्या हुआ? पेशवा पेशवा हार जाएंगे। पेशवा क्या हो गया? हार गए। और जब पेशवा हार गए तो इन्हें क्या करा? पेशवा पद छोड़ना पड़ गया। और पेशवा पद जब छोड़ दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया? इसे पेंशन देकर बिठूर भेज दिया। ठीक है, जाइए भैया वहाँ जाइए। पेशवा बाजीराव है ना, बेचारा ये हार गया। आगे चलते हैं। इन्हीं हेस्टिंग के ही टाइम पर एक एक्ट पारित हुआ जिसे बोलते टेनीसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम। ये कब पारित हुआ? 1822 ईस्वी में। अच्छा, इसी के कार्यकाल में 1818 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। बात समझ में आया? तो एक नज़र आप क्या करेंगे, इनको रिवाइज कर लेंगे हेस्टिंग से। हेस्टिंग का मुख्य पॉइंट जो कार्य किया हुआ था हेस्टिंग, ये मेरा हो चुका है। हेस्टिंग के बाद ये अब अगला जो गवर्नर जनरल है उसको देखेंगे। वो है हम लोगों का कौन? कौन होगा? एम हर्स्ट। कौन होगा? एम हर्स्ट। तो एम हर्स्ट को देखेंगे। इनका कार्यकाल है 1823 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक। इस चीज़ को जानिए कि इन्होंने क्या क्या काम किया। तो इन्हीं के समय पर जो युद्ध हुआ, युद्ध आप जानते हैं, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के मध्य हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय? एम हर्स्ट के समय। अच्छा, इसमें क्या हुआ? कंपनी और बर्मा के कौन बेंग राजवंश, कंपनी की ओर से और साथ ही बर्मा के कौन से राजवंश, कौन बेंग राजवंश के बीच यह युद्ध हुआ। यह युद्ध हुआ जिसमें क्या हुआ? और इसी युद्ध में बैरकपुर जो बंगाल में पड़ता है के भारतीय सैनिक को, कहानी को थोड़ा समझिए कि हुआ क्या कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में किनके बीच युद्ध हुआ? कंपनी और बर्मा के जो राजवंश है कौन बेंग राजवंश, इसके मध्य में हो गया युद्ध। तो इसमें हुआ क्या? अंग्रेजों के ओर तो भारतीय सैनिक थे। अंग्रेजों के भारतीय सैनिक को तो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिक को बर्मा जाने का आदेश दिया। लेकिन हुआ क्या? धार्मिक कारणों के वजह से भारतीय सैनिक इनकार कर दिया, मना कर दिया, बोले हम नहीं जाएंगे। तो अंग्रेजों ने दबाव बनाया भारतीय सैनिकों पर और जाने पर मजबूर कर दिया, जिस वजह से सैनिकों ने क्या कर दिया? भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और इसी विद्रोह को बैरकपुर विद्रोह कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बात समझ में आया? तो एक नज़र देख लीजिए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कंपनी और बर्मा के कोनबेंग राजवंश के बीच हुआ। कंपनी की ओर से भारतीय सैनिक को बर्मा जाने का आदेश दिया गया, लेकिन भारतीय सैनिक कुछ धार्मिक कारणों के वजह से है ना युद्ध में जाने से मना कर दिया, नहीं गए। जिस वजह से कंपनी भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाया और भारतीय सैनिक पर जब दबाव बनाया गया तो भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे क्या कहा जाता है? बैरकपुर विद्रोह। बात समझ में आया? अच्छा, ये जो युद्ध है, इस युद्ध को यांडबू की संधि, यह युद्ध यांडबू की संधि से समाप्त हुआ। कौन सी युद्ध से? यांडबू की संधि। कब हुआ? 1826 में। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट ध्यान रखेंगे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के मध्य हुआ और यह युद्ध 1826 में जाते जाते यांडबू की संधि से समाप्त हो गया। क्वेश्चन याद रहेगा। अच्छा, यांडबू की संधि किसके किसके मध्य हुआ? तो कंपनी और वर्मा नरेश। उस समय जो वर्मा नरेश था, वर्मा जिसको आप लोग म्यांमार बोलते हैं, तो कंपनी और वर्मा नरेश कौन था? महाबंदुला के मध्य में यांडबू की संधि हुई। कंपनी और वर्मा नरेश, महाबंदुला। बात समझ में आया? आगे कुछ वर्मा को जो है ना, वर्मा के लिए हम कुछ मुख्य पॉइंट भी जान लेते हैं। वर्मा पढ़ रहे हैं तो वर्मा को आप लोग समझिए। वर्मा जिसको भी वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, 1885 में भारत में शामिल हुआ।
ठीक है, अपने मन से शामिल नहीं है, उसको ज़बरदस्ती शामिल किया गया। अच्छा, 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में ये भारत से अलग हो गया, और जब 4 जनवरी 1948 के समय पर ये क्या हो गया, पूरा स्वतंत्र एक देश बन गया। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अगला होगा अगला होगा विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, अच्छा उससे पहले जो है जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, इसमें तो हम लोग जान लिए बर्मा के बारे में। उसके बाद हम लोग रहेंगे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का कार्यकाल थोड़ा देख लेंगे। 18 से 28 तक, 28 से 35 तक रहा, 18 से 28 से 35 तक रहा, ठीक है जी। अच्छा, आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अगर नहीं भी बनाएंगे तो थोड़ा सा रिवाइज करिए, याद करिए, कोशिश करिए कि पॉइंट याद हो जाए। चलिए, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी, कब? राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया? बात समझ में आया? अच्छा, इस पे कानून बना के, ऐसे नहीं, कानून बनाया और फिर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। 1829 ईस्वी में बंगाल में ये लागू कर दिया, ठीक है, और 1830 में बम्बई में भी यह कानून लागू कर दिया। सती प्रथा के लिए जो कानून लाया था 1829 में बंगाल में, और 1830 में बम्बई में लागू कर दिया, ठीक। उसके बाद 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी विलियम बेंटिक 1830 में कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया 1830 में। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, कौन? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। कौन हो गए? विलियम बेंटिक बने, ठीक है जी। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गए? विलियम बेंटिक। कौन से एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अच्छा, इसी एक्ट के तहत सरकारी सेवा में लोगों को भर्ती किया जाने लगा उनके योग्यता के आधार पर। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर, याद रखेंगे। योग्यता के आधार पर सरकारी भर्ती में लोगों को भर्ती किए जाने लगा। और क्या काम हुआ? और इसी एक्ट के तहत जो जन्म, लिंग एवं रंग आदि, इन सब के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध कर दिया गया, यानी भेदभाव अब नहीं होगा। आगे चलते हैं। मैकाले, इन्हीं के समय पर, किनके समय पर? विलियम बेंटिक के समय पर मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। किसके समय पर? विलियम बेंटिक के समय पर, ठीक है। अब अगला हम लोग का जो गवर्नर जनरल होगा वो होगा किसके, कौन सा है? विलियम बेंटिक के बाद है मेंटकॉफ। कौन है? चार्ल्स मेंटकॉफ। तो मेंटकॉफ को भी देख लेते हैं। वैसे मेटकॉफ बोलते हैं हम लोग, तो मेंटकॉफ, चार्ल्स मेंटकॉफ। तो चार्ल्स मेंटकॉफ को जो है, इसके लिए सबसे जो की पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला है, वो इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनके लिए यही पॉइंट याद रखेंगे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ को, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का ऑकलैंड। कौन है? ऑकलैंड। तो ऑकलैंड में देखेंगे, ऑकलैंड में सबसे पहला पॉइंट है, ऑकलैंड के द्वारा किया गया कार्य में भारतीय विद्यार्थी को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान किया। तो ऑकलैंड के समय पर ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा पाने हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली। कहाँ से? ब्रिटिश संसद से। उसके बाद देखेंगे 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक, कब? कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का क्या किया इन्होंने? मरम्मत। इन्हीं के समय पर 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक जो जीटी रोड है, इनका मरम्मत करवाया गया। बात समझ में आया? ठीक। तो दिल्ली से कलकत्ता तक जीटी रोड का मरम्मत 1839 में किसके समय हो गया भैया? ऑकलैंड के समय। आगे चलते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 तक। कब से कब तक? 1838 से 42 तक। इसमें हुआ क्या कि इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना यही थी। इस युद्ध में हुआ क्या, ऑकलैंड को जगह जगह पर पराजय का सामना करना पड़ा, जगह जगह हार रहा था, जिस कारण 1842 में इसे ऑकलैंड को इंग्लैंड बुला लिया गया और अस्थाई जो बोलते हैं एलनबरो को गवर्नर जनरल बना के अस्थाई रूप से भेजा गया। और एलनबरो जब भारत आया तो इनके प्रयास से ये जो युद्ध है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये कंपनी के पक्ष में रहा। किसके पक्ष में? कंपनी के पक्ष में रहा ये। अब आगे चलते, कंपनी के पक्ष में युद्ध किसके वजह से? एलनबरो के वजह से। अब इसमें देखेंगे कि एलनबरो के प्रयास से ये युद्ध अंत अंग्रेजी कंपनी के पक्ष में हो गया। उसके बाद अगला युद्ध हो जाता है, इसमें ही देख लेते हैं, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। कौन सा? क्योंकि अब अफगान युद्ध को देख रहे हैं तो इसमें हमको किसको देख लेते हैं? प्रथम अफगान युद्ध, द्वितीय एवं तृतीय अफगान युद्ध को भी देख ही लेते हैं। तो द्वितीय अफगान युद्ध को थोड़ा देख लीजिए। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 ईस्वी में हुआ। कब? 1878 से 80 ईस्वी में हुआ। और ये किसके समय हुआ? लिटन के समय पर। ठीक है, लिटन के समय पर। अच्छा, आप लोग कहेंगे लॉर्ड नहीं बोलते। भैया लॉर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भगवान जिसको मानना मानिए, हम तो भगवान उसको नहीं मानते, ठीक है। भारत को लूट के गया तो क्या भगवान मानना, ठीक है ना। चलिए, तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय? लिटन के समय हुआ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान के अमीर शेर, कौन से व्यक्ति? अमीर शेर अली खान, अमीर शेर अली खान के बीच लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? अमीर शेख अली खान और किसके बीच? और अफगानिस्तान के अमीर शेख अली खान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हो गया 1878 से 80 तक। अच्छा, उसमें हुआ क्या? ये जो युद्ध है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, याद रखेंगे, ये गंधमक की संधि से समाप्त हो गया। गंधमक की संधि से। वैसे ये पूछता नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे, आजकल अटपटांग क्वेश्चन देता है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा तैयार रहेंगे। आगे चलते हैं, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध को भी देख लेते हैं। 1919 से 21 के बीच हुआ, चेम्सफोर्ड के समय हुआ। किसके समय? चेम्सफोर्ड। चलते हैं अब आगे। आगे अब हम लोग का हो जाएगा कौन सा? अगला हम लोग का है एलनबरो। कौन है भाई? एलनबरो। तो एलनबरो को भी देख लेते हैं, क्या है एलनबरो। तो एलनबरो ने कौन कौन से कार्य किए? 1843 में सिंध को जीत लिया। किसको जीत लिया? सिंध को, ठीक है, सिंध को जीत लिया एलनबरो ने। उसके बाद एलनबरो ने 1843 में सिंध को जीत लिया। उसके बाद भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया। भारत में दास प्रथा क्या कर दिया? अंत कर दिया। अच्छा, उसके बाद 1843 ईस्वी से ही रविवार को छुट्टी की शुरुआत हुई। इसी के समय, ठीक है, की शुरुआत हुई। किसके समय? 1843 ईस्वी से रविवार को छुट्टी होगी, इसकी शुरुआत किसके समय हुआ? एलनबरो के टाइम पर, ठीक है। अच्छा, उसके इसी के समय पर देखेंगे ग्वालियर युद्ध 1843 में। कब? ग्वालियर युद्ध 1843 हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट है, अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर के कथित द्वार, जो आपको पता है, देखिए सोमनाथ मंदिर आपको पता है कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर का जो दरवाजा है, जो द्वार है, उसको लेकर के कौन? महमूद गजनवी, जो लूट के चला गया था लेकर के, उसे वापस लाया। और जब वापस लाए तो इससे क्या होगा? हिंदुओं के मनोबल बढ़ेगा। तो यानी कहने का अर्थ है, इन्होंने हिंदुओं के भावनाओं को सम्मान देने का प्रयास किया। हिंदुओं के भावनाओं को सम्मान देने का प्रयास किया। अफगानिस्तान से क्या लेके आ गया? सोमनाथ मंदिर के कथित द्वार को लेके आ गया। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये मोहम्मद गजनवी द्वारा लूटा गया था। चलिए, ग्वालियर युद्ध यही याद रखेंगे। ग्वालियर युद्ध में क्या है? 1843 में हुआ, ठीक। आगे चलते हैं, हम लोग का है हार्डिंग फर्स्ट। कौन है? हार्डिंग फर्स्ट। तो हार्डिंग फर्स्ट को देखिए जरा। हार्डिंग फर्स्ट के समय, अच्छा इनका कार्यकाल हार्डिंग फर्स्ट का थोड़ा जान लीजिए। 1844 से 48 तक। कब से कब तक? हार्डिंग फर्स्ट का कार्यकाल 1844 से 48 तक। इनके समय क्या हुआ? इन्होंने नरबली प्रथा समाप्त कर दिया। नरबली प्रथा समाप्त किया।
अच्छा, इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, कब से कब तक? 1845 से 46 ईस्वी तक। 1845 याद रखेंगे। हार्डिंग फर्स्ट के समय पर क्या हो गया? सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें विजय कौन रहा? अंग्रेज ही विजय रहेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, अंग्रेज ही विजय रहे। अच्छा, नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया। अब अगला इनमें यही की पॉइंट है, आगे देखेंगे। आगे अब हम लोग का, अच्छा आगे अब की पॉइंट नहीं है, अब हम आगे की पॉइंट अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। यहाँ तक अगर आपको समझ में आता है, नोट्स आप प्रॉपर बना रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो अब आप थोड़ा सा क्या करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अब आप लोगों से अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।